हेलो, वेलकम टू टीईटी प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में सीटेट 2018 का पेपर 1, जिसका हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज एग्जाम से डिराइव किए गए हैं। उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन आवश्यक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है इसका, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। Certain aspects of development are influenced more by heredity and other by environment. विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। परस्पर अंतःक्रिया से, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया से विकास संभव है। फिर अगला है, दूसरा ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। जीन्स द्वारा। A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. Completely decided by genes. जीन्स के द्वारा ही पूरा डिसाइड होता है, ये तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखते हैं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विथ। मतलब बच्चा अगर लूला लंगड़ा पैदा हुआ है तो उसे अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से उसका लंगड़ापन या उसकी कोई विकार, शारीरिक विकार दूर हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दूर होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर अगला, पर्यावरण केवल, जहां भी केवल शब्द आ जाए वो गलत ही होता है। केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि पर्यावरण, जो आसपास का पर्यावरण है, उससे बच्चे का केवल भाषा विकास होता है। लिखा है, एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में ही पर्यावरण का योगदान होता है कि इसके अलावा भी अन्य एस्पेक्ट्स में होता है? तो बिल्कुल अन्य जगहों पर भी पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से और कुछ पर्यावरण, एनवायरनमेंट से अधिक प्रभावित होते हैं। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला सही है। ब्लैंक पेज मैंने हर क्वेश्चंस के बाद दिया है ताकि कुछ एक्सप्लेन करना हो तो हम कर पाए। ये एज इट इज प्रश्न जो है वो 2018 सीटेट का 2018 का पेपर 1 है, उसी से डिराइव है। सीडीपी के सारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे, जीन पियाजे की बात हो रही है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? नहीं पे गौर करना है, नहीं जा सकता। कौन सा जो भी ऑप्शन है वो पियाजे के सिद्धांत से डिराइव नहीं है, वो वाला हमें देखना है। Which one of the following statement cannot be attributed to Piaget theory? पियाजे थ्योरी से कौन सा संबंधित नहीं है? कुल मिला के ये पहला वाला देखते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। फिर अगला है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। निरंतर अभ्यास से अधिगम संभव है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। निरंतर अभ्यास से अधिगम संभव है। ये जो है तीसरा ऑप्शन, क्या ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है? फिर अगला चौथा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल इसमें से कौन सा सही होगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। इसमें देख लेते हैं तीसरा वाला
जो ऑप्शन है वो सही है, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निरंतर अभ्यास से अधिगम संभव है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप कमेंट में लिखना कि निरंतर अभ्यास से अधिगम संभव है, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है या किसी और के सिद्धांत से। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है और उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, अभ्यास का नियम है उसमें थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? Which one of the following is not a limitation of the pre-operational thought? प्री-ऑपरेशनल थॉट का कौन सी सीमा नहीं है? तो ध्यान केंद्रित कौन सी विशेषता नहीं है कुल मिला के? तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट। फिर दूसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट पनपने लग जाते बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक विचार में कि नहीं, ये सीमा है कि नहीं है। सीमा है मतलब विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है वो हमें देखना है। फिर लिखा है अहम मान्यता, ईगोसेंट्रिज्म मतलब स्वयं को सब कुछ समझना, स्वयं को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया के बारे में सोचना। फिर अगला है अनुत्क्रमणीयता मतलब इरिवर्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आ जाती है क्या? सिंबॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिक, इरिवर्सिबल। तो ऑप्शन सही है दूसरा कि उसमें सिंबॉलिक थॉट का विचार नहीं आ पाता है। पियाजे ने प्री ऑपरेशनल थ्योरी 2 से 7 साल का बच्चा होता है, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल के अंतर्गत आता है। इसमें देखो सेंट्रेशन का गुण होता है, एक एस्पेक्ट पर फोकस कर सकता है। अगर आपने उसको सामान लाने के लिए बोला तो वो एक सामान याद रख लेगा, 2-3 सामान 4 सामान आपने लाने को बोला तो वो भूल जाएगा। फिर डिसेंट्रेशन में डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंट वे में देख पाना, इस्तेमाल कर पाना किसी चीज का, एक चीज का। एक गिलास है तो गिलास का उपयोग अगर आप उनसे पूछोगे बच्चों से तो बच्चा बताएगा कि इसका केवल पानी पीने में उपयोग किया जाता है। और ये सेंट्रेशन का गुण हो गया कि वो एक ही उपयोग बता पाए, ये सेंट्रेशन का गुण हो गया। और डिसेंट्रेशन का गुण ये हो गया कि वो गिलास के अधिक से अधिक अलग अलग उपयोगों के बारे में बता सकता है कि पानी पी सकते हैं, प्याज भी काट सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये सब चीजें जीन पियाजे की थ्योरी में आएगी। पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल के बच्चे के लिए था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक थॉट, उसकी सीमा नहीं है। फिर अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। लिखा है रिक्त स्थान के अलावा मतलब इसको छोड़ के निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको छोड़ के खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गलत वाला ढूंढना है। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। किसको छोड़ के? तो पहला है दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू अस देम, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए जो गलत है वही सही है इसमें। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। अब केवल समय बिताने का तरीका तो नहीं है, ये वाला गलत है जो कि सही हो जाएगा इसमें। बाकी नए कौशल हासिल करते हैं, बकायदा जीत हार जैसे कौशल हासिल करते हैं।
अन्य खिलाड़ियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति भी होती है, शरीर पर निपुणता भी प्राप्त करते हैं, इंद्रियां भी उत्तेजित होती हैं। खेल बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत है, जो गलत है वही सही है को छोड़ के। प्रश्न ऐसे पूछता है सीटेट में। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से या क्रिटिकल रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो पहला है, डू यू नो द आंसर टू दिस? डू यू नो द आंसर टू दिस? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर? सही जवाब क्या है? कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉलर सिमिलर सिचुएशन? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, क्रिटिकल सिचुएशन दे दी। फिर व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन चिल्ड्रन विच वी कैन सॉल्व दिस? विभिन्न तरीकों से हमें इसे कैसे हल कर सकते हैं? दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, तीसरा और चौथा। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। क्रिटिकल थिंकिंग में जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कौन से क्वेश्चन आते हैं? ओपन एंडेड ऑप्शंस या क्वेश्चंस या आंसर्स। मतलब बच्चा अलग अलग तरीकों से सोच पाए, अलग अलग तरीकों से सोच पाए। तो अलग अलग तरीकों से किसमें सोच पाएगा वो? कैसे कैसे विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीकों से बच्चा सोच पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग जहां भी आ जाए वहां ओपन एंडेड आंसर्स के बारे में हमें सोचना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? तो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिटिकल थिंकिंग से। फिर अगला है छठा वाला प्रश्न, आइए पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा को कौन सा ऑप्शन अच्छे से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। फिर दूसरा है थेमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग, थेमेटिक इकाई या नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग देना। फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग मतलब बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांटना, ये सही उचित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, प्रयोग करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग जहां भी आ जाए वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित है। आइए आंसर देख लेते हैं इसका। जॉन डीवी ने दिया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। जॉन डीवी जिन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में बात की थी कि सब कुछ जो भी विधियां बनाई जाए सब कुछ बच्चे को केंद्र में रखकर बनाया जाए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगला है, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन स्वयं में एक जीवन है, स्वयं ही जीवन है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें बताएगा? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, जितना लंबा हो सके उतना लंबा स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन है स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस, कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। फिर तीसरा है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड,
स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ऐसी शिक्षा हम दें। लाइफ इज ट्रू एजुकेटर, जीवन सच्चा शिक्षक है। आइए कौन सा कथन सत्य होगा इसका? तो तीसरा कथन सत्य होगा कि एजुकेशन in school should reflect the social and natural world। स्कूल में जो शिक्षा है वो समाज का आईना हो, प्रकृति का आईना हो, प्राकृतिक वातावरण, आसपास की दुनिया का आईना हो। स्कूलों में सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात हो, बच्चा सोशल एनिमल बने, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ये सब आंसर में आएगा। तो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा स्वयं करके सीखेगा, इंटरेक्शन से सीखेगा, अपने आसपास के वातावरण से सीखेगा, वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखेगा। अगला प्रश्न है 8वां, which one of the following can be considered as a contribution of कोहलबर्ग थ्योरी? कंट्रीब्यूशन कोहलबर्ग की थ्योरी का हमें ढूंढना है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी यानी उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। फिर दूसरा ऑप्शन है, द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। फिर तीसरा है, हमें कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें कोहलबर्ग की थ्योरी के। तीसरा है, इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। फिर चौथा ऑप्शन है, हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसोफर। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते। आइए सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन है इसका पहला कि हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी, यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है, एक बॉन्ड बनाता है। कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी के बीच में कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान है। तो याद रखने की बात है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता मोरल मैच्योरिटी दोनों के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो मोरल रीजनिंग यानी तर्क कॉग्निटिव मैच्योरिटी मोरल रीजनिंग से आती है, और तर्क करेंगे तभी डिसीजन मेकिंग की पावर हम में डेवलप होगी। तो मोरल रीजनिंग किससे संबंधित है? कॉग्निटिव मैच्योरिटी से, संज्ञानात्मक परिपक्वता से। और संज्ञानात्मक परिपक्वता आ जाएगी तभी हम डिसीजन मेकिंग के बारे में सोच पाएंगे। फिर अगला देखते हैं, 9th वाला प्रश्न है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ZPD का मतलब तो ये होता है ना कि एक दायरा है, इसमें टीचर थोड़ी बहुत मदद कर देता है, बच्चा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा है, द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। फिर अ कॉन्टेक्स्ट in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। बिल्कुल सपोर्ट की बात है इसमें ZPD में। एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करता है। सहयोग के सही स्तर के साथ मतलब जितना उसको आवश्यकता है
उस उतने के साथ उसके बाद वो स्वयं कर लेता है। तो ये तीसरा सही लग रहा है, बाकी आगे दूसरा भी देखेंगे, चौथा भी देखते हैं। द पॉइंट इज लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉ। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जेडपीडी के बारे में। आइए थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं जेडपीडी के बारे में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक दायरा जिसमें बच्चा अगर यहाँ है तो बच्चे को यहाँ लाने के लिए जो टीचर की मदद से या जो नॉन पर्सन है जिसे अधिक ज्ञात है उसकी मदद से थोड़ी सी हेल्प करके बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया जाए तो उसे जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एन एंड्रोगाइनोस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व पे ऑप्शन है रेफर्स टू मेन विद फेमिनाइन ट्रेट्स, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। उभयलिंगी में स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संबोधित करता है कि हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मिस्लिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स। इसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। उभयलिंगी मतलब दो लिंग मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के गुण, तो ये सही लग रहा है। फिर टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत, ये तो नहीं लग रहा। फिर adheres to stereotype gender roles prevented in the society, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। उभयलिंगी का मतलब तो आमतौर पर दूसरा वाला ही सही लग रहा है। आगे देखते हैं सही वाला, दूसरा ऑप्शन सही है। तो उभयलिंगी, ये इंग्लिश वाला आप याद रखना, एंड्रोगाइनोस पर्सनैलिटी, क्योंकि अधिकतर पेपर में क्या है, अंग्रेजी वाला अंत तो गत्वा सत्य माना जाएगा। तो अंग्रेजी वाले जो पोर्शन है वो आप ध्यान रखें, और जो मूल जो शब्द है वो आप अंग्रेजी में ही याद रखें। जैसे जेडपीडी हमने याद रखा, प्री ऑपरेशनल थ्योरी हमने याद रखा, प्री ऑपरेशनल स्टेज हमने याद रखा। अगला प्रश्न है 11वां। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। तो बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो किसको छोड़कर? मीडिया को छोड़कर, मीडिया में भी। सोशलाइजेशन सामाजिकरण को छोड़कर, इसमें भी। कल्चर संस्कृति को छोड़कर, ट्यूटरिंग ट्यूशन को छोड़कर। किसको छोड़कर? सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं, मतलब तुम पुरुष हो तुम्हें ये काम करना है, तुम स्त्री हो तुम्हें ये काम करना है। तो चौथा वाला, ट्यूशन में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, ट्यूशन में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। बाकी मीडिया में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में, कल्चर में, संस्कृति में के पुरुषों के ये रोल होंगे, महिलाओं के ये रोल होंगे, रोल डिफाइन किए गए ट्यूशन को छोड़कर। अगला प्रश्न है 12वां, मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूं। अगला 12वां है प्रश्न है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उनकी आलोचना में से एक यह है। कौन सा है? आलोचना में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें चेक करना है। पहला है, दे represent largely the mainstream culture and or therefore biased, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती है। ऐसा मानकीकृत परीक्षण के बारे में आलोचना, ये सही है क्या? फिर दूसरा है, देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी भाषा समझना मुश्किल है। फिर तीसरा है, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो सबके लिए होता है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी,
वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो सब बच्चों के लिए है। तो वो पर्टिकुलर एक एक बच्चे का की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर दे पाएगा तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसमें लिखा है पहला ऑप्शन सही है, मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती। चलिए दोनों ऑप्शन सही है। तो ज्यादा सही कौन सा है? तो पहला वाला, ज्यादा वाला सही हमें लगाना है। मुख्य धारा की संस्कृति मतलब मान लो भोपाल में बैठकर कोई क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो भोपाल की संस्कृति या मध्य प्रदेश की संस्कृति से संबंधित होगा, वहाँ की भाषा से संबंधित होगा। हिंदी भाषा चल रही है मान लो, तो कहीं केरला में बैठा व्यक्ति या तमिलनाडु में बैठा कोई गांव का व्यक्ति, उसके लिए, गांव के बच्चे के लिए वो टेस्ट है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला भी सही है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आइए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में वैलिडिटी, वैधता होती है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता उसकी होती है, और वस्तुनिष्ठता भी होती है। लार्ज ग्रुप, बड़े समूह के लिए ये बनाए जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में जानकारी पहला जानकारी ले लीजिए कि पहली बात है इसमें कि इसकी वैलिडिटी, वैधता होती है, वैध होता है शब्दों। फिर दूसरा है विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है इसमें। और बड़े समूह के लिए ये बनाया जाता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज। अब आपको ये बताना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी, कमेंट में बताइए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी, देखिए हिंदी में कुछ भी आ सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का मतलब एक से अधिक बुद्धिमान थ्योरी, या एक से अधिक बुद्धि थ्योरी, या एकाधिक बुद्धि थ्योरी, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में यही आएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हमें इंग्लिश वाला याद रखना है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सही है क्या ये? इंटेलिजेंस इसके अनुसार, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार। फिर इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, बुद्धि कई प्रकार की होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है, 2, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, कई प्रकार की हो सकती है। ये सही लग रहा है। फिर पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। फिर इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहेगा? तो एक से अधिक बुद्धि होती, यही कहेगा। तो दूसरा वाला सही है कि बुद्धि कई प्रकार की होती। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। अब आपका होमवर्क क्या हो जाता है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज दी है, अलग अलग स्टेजेस दी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का मोरल मोरल थ्योरी दी है उन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 14। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ assessment for learning and assessment of learning, assessment for learning and assessment of learning में अंतर है। टीचर कैन यूटिलाइज्ड बोथ, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो कहाँ करेंगे? पहला ऑप्शन है नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ये भी ठीक लग रहा है। एक्सेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज हर परफॉर्मेंस, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने में और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। फिर चौथा है मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने
और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। कौन सा सही हो जाएगा? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में भी आप पढ़ेंगे। पहला वाला सही है कि बच्चों की प्रगति, नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग दोनों का उपयोग करेगा शिक्षक। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। फिर अगला है 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CCE के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं है मतलब जो गलत वाला है वो चूज करना है हमें। तो इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर एंड इंटेलिजेंस, ये बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के बारे में। तो ये सीसी में बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को लेबल करना है, जो गलत है वही सही है। लेबल नहीं करना है हमें बच्चों को कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने में, ये खराब पढ़ने में, ये धीमा पढ़ता है। प्रत्येक बच्चा अपनी अलग अलग एबिलिटी के साथ आया है हमारे स्कूल में, तो हमें उसका आदर करना है और जिस प्रकार से, जिस तरह से वो सीख पाएगा उसी प्रकार हमें हमारी टीचिंग मेथड अपनाना है। CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये RT के तहत आया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में भी आपको होमवर्क है कि पढ़ना है। लेबल नहीं करना है बच्चे को, लेबल शब्द जहां भी आ जाए हमें वही ऑप्शन हमारा गलत होगा, तो जो गलत है वही सही है इसमें जो पूछा था ऑप्शन में। अगला है 16, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों की प्रतिभाशालीता, गिफ्टेड बच्चे रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। बच्चों की प्रतिभाशालीता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है, तो पहला ऑप्शन है एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से। क्या रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण से गिफ्टेडनेस आ सकती है। कि सक्सेसफुल पेरेंट, सफल माता पिता है तो जरूरी है कि सफल माता पिता के बच्चे ही सफल भी होंगे? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन्ड रूटीन, एक अनुशासित दिनचर्या से सफल हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, पहला वाला सही होगा कि इंटरप्ले बिटवीन आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही ये संभव है गिफ्टेडनेस। गिफ्टेड बच्चे का IQ क्या होगा? तो 140 प्लस होगा। और कैसे है? तो ये अंतःक्रिया से संबंधित है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, यानी आनुवंशिकता और वातावरण से, आनुवंशिकता और वातावरण से की अंतःक्रिया से ही संबंधित है कि संभव होगा। जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से ही संभव है। अगला देखेंगे, 17 नंबर का प्रश्न है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम socio-economically disadvantaged backgrounds need a classroom environment which, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो पिछड़े समाज से आया है बच्चा, जो जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बच्चे की ठीक नहीं है, उसके लिए कैसा माहौल होना चाहिए कक्षा में? तो टीच देम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। यह सही लग रहा है। डिस्करेज नहीं करना बच्चे कभी। डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज,
उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें तो ट्रेनिंग में बताया जाता है कि बच्चों की मातृभाषा में ही हमें प्राइमरी लेवल पे कम से कम बात करना चाहिए। फिर अगला है कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत करना, कैटेगराइज करना, ये भी उचित नहीं है। सही क्या हो जाएगा? गुड बिहेवियर तो वो सीखेगा ही, लेकिन उनकी कल्चर को, उनकी लैंग्विस्टिक नॉलेज को हमें वैल्यूज देना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा वाला सही होगा। अगला 18 नंबर का प्रश्न है, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। कक्षा में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिवनेस और प्रतिभाशीलता यानी टैलेंटेड या प्रोग्रेसिव बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। हस्तक्षेप करना है किस पर निर्भर करेगा? कक्षा में क्रिएटिव बच्चे हैं, प्रतिभाशील बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे हस्तक्षेप करके पढ़ाना है? तो यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग पर। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम ऑफ देम, अतिरिक्त समय दिए जाने चाहिए उनको। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड देम, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। कि गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे। अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे कि उनके लिए अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग करें कि एक किताब तुमने भर ली है, अब इसी प्रकार की अन्य किताब भरना है। या एक पट्टीपाड़ा आपने सिखा दिया कि ये पट्टीपाड़ा ऐसे बनेगा, तो दूसरा पट्टीपाड़ा आप स्वयं बनाएंगे, इस तरह के। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके लिए एनरिच्ड करिकुलम, समृद्ध पाठ्यचर्या गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए होती है। अगर नहीं है तो शिक्षक स्वयं उनको अलग अलग तरीकों से काम दे सकते हैं। फिर अगला है, which one of the following way is not a suitable way to help hyperactive children learn। एक सुटेबल तरीका नहीं है हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के लिए सीखने के लिए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अति संवेदनशील बच्चे जो एक टाइम पे बैठ ही नहीं सकते, मतलब सकने नहीं बैठ सकते, उछल कूद करते रहेंगे, तो आने वाले समय में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक होने वाली है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में, रील्स की दुनिया में बच्चे बचपन से ही लिप्त हैं, तो उनका फोकस ऑफ अटेंशन बिल्कुल कम हो गया है। तो इसलिए इस प्रकार की मेथड शिक्षक को सीखना अति आवश्यक है। तो पहला देखिए क्या करेंगे हम, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल सेगमेंट। एक कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना कि चलो भैया तुम्हें प्लस करना है, माइनस करना है, या कोई सा पार्ट पढ़ना है तो ये 2 लाइन पढ़ दो, उसके बाद दूसरा कुछ काम दे देंगे, फिर 3 लाइन पढ़ दो, फिर दूसरा कुछ काम दे देंगे। ऐसा कि ऑफरिंग अल्टरनेटिव वे टू ऑफ लर्निंग, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करेंगे उसके सामने कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। ऐसा कि इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, उनके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधि का समावेश करेंगे। वो तो उछलता कूदता है सही। reprimanding them often for being restless, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार तो लगाना ही नहीं। तो ये वाला सही लग रहा है कि एक कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। छोटे छोटे टास्क देंगे उन्हें, छोटे छोटे टास्क देंगे, तो इसमें क्या तो नहीं करना है, तो नहीं वाला सही हो जाएगा। ये बाकी तो सही है, ये वाला गलत है। जो नहीं लिखा है, जो गलत है वही सही है। तो बेचैन होने पर उन्हें फटकार नहीं लगाना है। एडीएचडी बच्चे को पढ़ाने के तरीके, डील करने का तरीके।
इसके बारे में आपका होमवर्क है। ADHD बच्चे को पढ़ाने के तरीकों के बारे में आप रिसर्च करेंगे और डील करने के तरीके के बारे में रिसर्च करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया था कि नहीं, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो तरीका उपयुक्त ये तीनों है, ये वाला उपयुक्त नहीं है, चौथा वाला। तो जो सही नहीं है वही सही है। ठीक है, तो ये चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। जो गलत है वही सही है। 20वां प्रश्न देखेंगे। पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसेबल्ड है, मतलब विकलांग है, डिसलेक्सिक है, या क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, या रेजिलिएंट है, प्रत्यास्थी है। तो डाइवर्जेंट थिंकर बच्चे कैसे होते हैं, तो वो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। क्रिएटिव बच्चा ही अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है। एक क्रिएटिव बच्चा ही अलग अलग तरीके, व्हाट एन आइडिया सर जी, अलग अलग तरीके सोच सकता है क्रिएटिव बच्चा। तो क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जेपी गिलफर्ड साहब ने डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन और कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन थिंकिंग को दो भागों में बांटा था। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वह क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ऐसे लिखना, दिशाओं में सोचना, एक निबंध लिखना, दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में सोचना, अलग अलग दिशाओं में सोचना डाइवर्जेंट थिंकर की विशेषता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन किससे रिलेटेड है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। या डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। रट्टू तोता बच्चा निकलता है अगर केवल उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग हो तो। एमसीक्यूज से रिलेटेड है। डाइवर्जेंट में क्या आता है, तो ओपन एंडेड सॉल्यूशंस आते हैं, और इसमें लिमिटेड सॉल्यूशन दे पाता है बच्चा। कैसे लिमिटेड सॉल्यूशन, किसी समस्या का इसमें एक से अधिक सॉल्यूशन दे पाएगा बच्चा, और इसमें निश्चित उत्तर दे पाएगा। कितने निश्चित उत्तर दे पाएगा। अब जो इंटेलिजेंसी है वो डायरेक्ट कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो क्रिएटिव बच्चा होगा। तो क्रिएटिविटी जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप कि एक ही एस्पेक्ट के बारे में वो बच्चा सोच पाएगा, मतलब सॉल्यूशन देगा तो वो निश्चित होंगे एक आध सॉल्यूशन ही दे पाएगा, और अलग अलग सॉल्यूशन दे पाए किसी समस्या के एक से अधिक, दो से अधिक समाधान अगर बच्चा दे पाए तो डाइवर्जेंट थिंकर होगा, और कम से कम सॉल्यूशन दे पाए तो कन्वर्जेंट थिंकर होगा। इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस रिलेटेड है कन्वर्जेंट थिंकिंग से। इसमें बच्चा रट्टू तोता बनता है। एक रील भी मैंने इस पे अपलोड करी है, आई बटन में मैं दे दूंगा आप। जेपी गिलफर्ड साहब ने चिंतन को दो भागों में बांटा है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी से रिलेटेड है और कन्वर्जेंट इंटेलिजेंट से रिलेटेड है। डाइवर्जेंट में ओपन एंडेड सॉल्यूशन या क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्लोज एंडेड। किसमें, कन्वर्जेंट में क्लोज एंडेड ऑप्शंस या सॉल्यूशंस या क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, इतनी बातें आप याद रख लेना। कोई ऐसे लिखना है, किसी के बारे में ऐसे लिखना है, मन से लिखना है, तो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर होगा तो लिख पाएगा, और कन्वर्जेंट थिंकर होगा तो नहीं लिख पाएगा। लेकिन एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो वो एक सही निश्चित उत्तर बच्चा कन्वर्जेंट थिंकर होगा तो दे पाएगा, और डाइवर्जेंट थिंकर होगा तो भी दे पाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगला 21 नंबर का प्रश्न है। Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in classroom? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो गलत है वही सही रहेगा। तो कौन सा नहीं करता है, हमें उस पर ध्यान देना है। आइए, पहला वाला है डिस्कस 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 योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ये भी ठीक है। जो ठीक है वो नहीं देखना है हमें, जो गलत है वही देखना है, जो गलत है वही सही है। यूज वोकेबलरी लाइक थिंक आइडियाज ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। चौथा है आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। कन्वर्जेंट आंसर मतलब क्लोज इंडेड। तो क्लोज इंडेड वाले आंसर हमें खोजना है, ओपन एंडेड वाले के एक से अधिक तरीके हों, तो एक से अधिक तरीके वाले खोजना है। सही वाला देखिए कौन सा है, चौथा वाला, जो कि गलत है वही सही है। कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। कैसे प्रश्न आएंगे इसमें, तो क्लोज इंडेड। कैसे, क्लोज इंडेड आएंगे, जिसका निश्चित उत्तर होता है। अगला इसके बारे में सिकुड़ने वाली सोच है कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्लोज इंडेड किससे संबंधित है, क्लोज क्लोज इंडेड सॉल्यूशन से संबंधित है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला है सॉरी, which one of the following is an emotion? कौन सा एक संवेग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? मेमोरी एक संवेग है क्या? डर संवेग है, बिल्कुल है। अटेंशन ध्यान एक संवेग है। स्टिमुलस उत्तेजना एक संवेग है। तो फियर एक संवेग है, इमोशन है। डर एक इमोशन है। जेबी वाटसन साहब ने दिए थे संवेगों के बारे में, जेबी वाटसन साहब ने बताया है। FAL फाल, ये जन्मजात संवेग होते हैं। फाल से हम याद रखेंगे, फाल यानी F फॉर फियर, A फॉर एंगर यानी क्रोध, ये डर, ये क्रोध और ये प्रेम। तीन है फाल। फाल जन्मजात संवेग होते हैं, जन्मजात इमोशन होते हैं, जन्मजात इमोशंस होते हैं फाल। फाल से हम याद रखेंगे, जेबी वाटसन साहब ने दिया था। अगला 23 नंबर का प्रश्न है सॉरी, A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child understanding? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कि दूध कहाँ से मिलता है, तो मशीन से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही है। द चाइल्ड हैज नेवर सीन काऊ। बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं होगा। The child family does not offer a stimulating environment to child. बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है।
ऑप्शन तो सभी सही लग रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा वाला सही है कि बच्चे का जवाब जो है उसने देखा होगा, स्वयं अनुभव किया होगा कि मम्मी उसकी गई या वो स्वयं गया, उसने पैसे दिए और मिल्क बूथ से दूध ले लिया। तो बच्चे का जवाब जो है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। हो सकता है उसने नहीं देखा हो, पर ये इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा होगा। फिर सॉरी, अलग चौथा 24वां 24 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर रोल। टीचर का रोल कौन डिस्क्राइब करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? तो पहला है, टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना ये रोल है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, केवल यही अनुशासन को बनाए रखना? क्या टीचर शुड adhere to the prescribed टेक्स्ट बुक। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, बस केवल यही कराए शिक्षक। फिर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। केवल पाठ्यक्रम को समय पर कंप्लीट करवा देना यही टीचर का कर्तव्य है? टीचर का रोल क्या है? तो चौथा है, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन चौथा लग रहा है, जो कि सही है। फिर अगला देखते हैं। टीचर के बारे में देख लीजिए। टीचर जो है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार सुविधा दाता है। कैसा है? सुविधा दाता है, फैसिलिटेटर है, जो केवल सुविधा प्रदान करेगा, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा, सीखने का अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगा टीचर। और चाइल्ड सेंटर होकर कोई क्रिया करेगा, बच्चों को पढ़ाने की मेथड अपनाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अपनाएगा, सुविधादाता बन के रहेगा, फैसिलिटेटर बन के रहेगा, ना कि अथॉरिटेटर बन के रहेगा। 25 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इंकरेज रिच लर्निंग। समृद्ध शिक्षा, रिच लर्निंग मतलब समृद्ध शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? The classroom with a variety of material displays in the class beyond the reach of the children so that the material lasts longer. वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, मतलब दूर हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तोड़ने फोड़ने दो बच्चों को, किताब दिए बच्चों को तो बच्चों को फाड़ने दो, भले उसको चितर पितर करने दो। फिर a classroom with open activity corner and a variety of children's literature in open shelves accessible any time of the day। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सही लग रहा है। फिर a classroom with neatly organized material in cupboards bought out once a week for free play। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता, सप्ताह में केवल एक बार निकाले। फिर क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली शिक्षा। तो सही कौन सा लग रहा है कि जिसमें खुली गतिविधि हो और बच्चों के एक्सेस में हो सारी चीजें, खेल कूद की, लर्निंग की?
तो वो क्लासरूम समृद्ध रिच लर्निंग एनवायरनमेंट हम उपलब्ध करवा पाएंगे बच्चे को। दूसरा वाला सही है। अगला है 26 नंबर का प्रश्न, Which one of the following best describe the role of textbook in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? पाठ्य पुस्तक की भूमिका के ऊपर भी प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। पहला है, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। वे कक्षा में उपलब्ध साधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। they maintain homogeneity in learning across a state or the nation। वे एक राज्य राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ठीक है। they provide guidance to teacher and parents about the course of study। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। they form the most essential learning resource in a resource ट्रेव्ड कंटेक्स्ट, पता नहीं क्या लिखा है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते। तो ये वन ऑफ द रिसोर्स है। कौन? टेक्स्ट बुक जो है वो वन ऑफ द रिसोर्स है, मतलब सभी रिसोर्स में से कोई एक रिसोर्स है, कक्षा में उपलब्ध संसाधन में से एक है। तो वन ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या होती है? तो टेक्स्ट बुक का हमेशा याद रखिए, ये वन ऑफ द रिसोर्स, वन ऑफ द रिसोर्स के सभी संसाधनों में से एक अनेक संसाधनों में से एक संसाधन टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है। संपूर्ण सब कुछ वही नहीं है, सब कुछ टेक्स्ट बुक नहीं होती है, सब कुछ पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। ये वन ऑफ द रिसोर्स है। क्या है? वन ऑफ द रिसोर्स। कौन है वन ऑफ द रिसोर्स? तो टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में बात है। डिराइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की। तो ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिज्म मानवतावाद से, कि बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से, कि कॉग्निटिव थ्योरी संज्ञानात्मक सिद्धांत। किससे डिराइव थे ये एनसीएफ? तो ये था तीसरा नंबर का है, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से। किससे? रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है एनसीएफ। एनसीएफ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो किससे? रचनावाद से रिलेटेड था। इसमें क्या है? एनसीएफ के अनुसार टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, सुविधादाता या सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है। 28 नंबर का प्रश्न है, द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित मतलब मोटिवेटेड समझा जा सकता है यदि दे कम टू स्कूल नेटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आए, मतलब यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए तो वो प्रेरित है। कि दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। वे कक्षा में अनुशासन बनाया के रखे तो प्रेरित है, मोटिवेटेड है। कि ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस। वे सभी उपस्थित है, नियमित है तो मोटिवेटेड है। कि दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था क्या। अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ पाए
प्रश्न पूछेंगे आपसे तो ही वे मोटिवेटेड है, अन्यथा वो निष्क्रिय बच्चे जो टीचर किसी काम के नहीं है। आपको बच्चों को एक्टिव बनाना है, बच्चे प्रश्न पूछ सके आपकी कक्षा में, आपको लोकतांत्रिक वातावरण बच्चों को देना है, बच्चा कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सके, इसकी उसे आजादी हो, ऐसा आपको अपनी क्लासरूम को बनाना है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है कि डेली टेस्ट लो। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए और खाली पड़ी रहनी चाहिए और उनका कोई उपयोग नहीं होना चाहिए, उपयोग भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, दूसरा वाला सही लग रहा है। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दोनों सही लग रहे हैं। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा अधिगम के लिए, चौथा वाला, कि सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। तो इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन पे एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए वास्तविक जीवन स्थितियों पर। तो चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। जो डिसिप्लिन है वो अधिगम वातावरण मतलब सीखने के वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो कैसे मदद करता है सीखने में। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। टू क्रिएट साइलेंस, चुप्पी साधने के लिए, बिल्कुल नहीं, चुप्पी साधने के लिए नहीं। टीचर टू गिव इंस्ट्रक्शन, शिक्षक को निर्देश देने में। चिल्ड्रन रोट मेमोराइजेशन देयर लेसन, रटकर पाठ याद कराना, ये नहीं हो सकता। तो ये वाला पहला ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही है। आज हमने 2018 वाला पेपर पढ़ा है। ये सीटेट 2018 का पेपर 1 का सीडीपी पोर्शन हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। आने वाले वीडियोस में हम अन्य तरीके से भी पढ़ेंगे, अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लाएंगे, जैसे 2018 के बाद 19 का है, 21 का है, 20 का है, 22 का है। सीटेट के अन्य पेपर भी हम लाएंगे, अलग अलग विषयों के भी लाएंगे, सीडीपी के भी लाएंगे, ईवीएस के भी लाएंगे, संस्कृत के भी लाएंगे, इंग्लिश के भी लाएंगे, हिंदी के भी लाएंगे। तो इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप बेल आइकन पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।